देखिए, बिहार की धरती पर हम मौजूद हैं, तो मैं बड़ी तस्वीर की सबसे पहले बात करना चाहती हूँ। आप चाहते हैं ये राष्ट्रवादी की लड़ाई बने और तेजस्वी यादव लालू यादव के ही रास्ते पर चलते हुए इसे अगड़ों और पिछड़ों के बीच की एक जंग बना रहे हैं। कौन कामयाब? ये उनकी राजनीति है। हमारी सोच है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा, देश का आर्थिक विकास और सबका साथ सबका विकास। उनके मित्र हैं ना कांग्रेस के लोग। पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने में किसने विरोध किया था? कांग्रेस के लोगों ने किया था। दिग्विजय सिंह ने अमेंडमेंट दिया था, आपको पता ही है। आज हमारी सरकार ने अपने अनुसूचित भाइयों के लिए काम किया और अगड़ों के लिए भी काम किया। 10% आरक्षण की आपको मालूम है, जो गरीब हैं अगड़े समाज में, सबों की चिंता करनी है। तो ये होता है सबका साथ सबका विकास। अब वो अपनी बात कर रहे हैं तो ये उनकी पुरानी बात है। ऐसे भी मैं तेजस्वी जी पर ज्यादा कमेंट करता नहीं हूँ। अब उनको अपने लिए कुछ तो कुछ बोलना है तो करने दीजिए। लेकिन सर, ये वही लड़ाई है ना, ये वही समीकरण है ना जिसने आपको विधानसभा चुनाव में यहाँ पर परास्त किया बीजेपी को। क्योंकि एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि आप लोग यहाँ पर पूरी लहर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों ने आंखें खोली ना कि अगड़े और पिछड़े की राजनीति चलती है बिहार में। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है और जिस दिन के तरफ से सवाल उठाया जा रहा है उनको ये पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी भी अति पिछड़े से आते हैं, गरीब से आते हैं। उन्होंने गरीबों को जोड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर सबकी चिंता करते हैं। इस बात को समझिए। और हमारा शासन बताता है, अगर दिया उज्ज्वला योजना तो हर गरीब को दिया, अगर आयुष्मान भारत दे रहे हैं तो हर गरीब को दे रहे हैं। उसमें अकलियत भी है, बाकी भी है। 3 तलाक के कारण बहुत सी महिलाएं आज हम लोग के साथ जुड़ने की बात कर रही हैं। अगर मैंने डिजिटल गांव बनाया है तो हर गांव बनाया, हर को सुविधा मिल रही है। तो ये सोचने का तरीका होता है। हाँ, कुछ लोग अपनी सियासत के लिए करते हैं तो करने दीजिए। हम जब बात करते हैं सबका साथ सबका विकास तो ईमानदारी से, इसीलिए देश हमारे साथ खड़ा हुआ है, मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, ये हम कहना चाहेंगे। अब जरा नीतीश जी पर आते हैं। वैसे सर, आज तक पता नहीं चला नीतीश जी आ कैसे गए वापस, क्या हुआ? देखिए, नीतीश जी एक ईमानदार नेता है, मैं जानता हूँ। उनकी ईमानदारी प्रामाणिक है। और उन्होंने लालू जी से सवाल पूछा कि आपके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि बेटे के नाम से इतना फ्लैट, पत्नी के नाम से इतना फ्लैट, इतनी जमीन, इसको एक्सप्लेन करिए। 40 फ्लैट, 15 जमीन, ये मकान दिल्ली में, इसको एक्सप्लेन करिए। जब उन्होंने नहीं किया तब उसने कहा कि आपके साथ में नहीं आ सकता। और वैसे भी अभी आपने जो 2015 की बात की थी, तो बीजेपी और जेडीयू का एक नेचुरल अलायंस बिहार में है गुड गवर्नेंस के लिए, जो हमने दिया। और नीतीश जी का जो स्वभाव मैं जानता हूं, और लालू जी का स्वभाव जो रहता है, कलेक्टर कितना बनेगा भी बांट लो, डीएसपी एसपी कितना बनेगा भी बांट लो, तो नीतीश जी के लिए अनकंफर्टेबल था शुरू से। इसलिए आपने जो 2015 की बात की ना, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का जो अलायंस है, ये एक पॉलिटिकल अलायंस भी है और बहुत बड़ा सामाजिक अलायंस भी है। बिहार में समझना चाहिए। लेकिन नीतीश जी इतने इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं कि आप लोगों के लिए बिहार की पूरी तस्वीर में, क्योंकि आप देखिए ना, एक ऐसी पार्टी जो 2014 में 2 सीटें आई थी, आपने उनको आधी सीटें दे दी इस बार लोकसभा चुनाव में। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसका कारण बहुत स्पष्ट जान लीजिए। 2 सीट पर आप किसी की राजनीतिक हैसियत नहीं आंक सकते हैं, वो उस समय था। फिर 15 का चुनाव भी तो हुआ ना। और प्लस जब वो हमारे साथ आए तो हम उनको सम्मान देना है ना। और ये आप जान लीजिए, हमारी पार्टी में एलाइज को हम सम्मान देते हैं, चाहे वो अकाली हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, या अभी जो हमारे साथ में आए हैं आपके ये तमिलनाडु में। तो ये हमारा काम करने का तरीका है। हम ये नहीं करते हैं कि पटना में सेटिंग, यूपी में कटिंग, पटना में सेटिंग, बंगाल में कटिंग, ये है ना। अगर हम एलाइज हैं तो पूरे देश के लिए एलाइज करते हैं, ये हमारा है। दूसरा, जो मैंने आपको पहले कहा, हमारी नीति, हमारा नेता, हमारी नीयत, तीनों तय है। नेता मोदी जी, बाएं तरफ नीतीश जी, दाएं तरफ रामविलास जी, और नीयत है देश को आगे बढ़ाने की। अब उनका नेता कौन है, नीयत कौन है, ये आप उनसे पूछिए। ठीक है, चलिए, अब नेता, नियत और नीति पे बात हो रही है, तो पूरे बिहार से निकलकर पूरे देश की तस्वीर, क्योंकि हम कानून मंत्री के तौर पर आपको देखते हैं गरजते हुए कांग्रेस पार्टी पर। मेरा सवाल यह है सर कि तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि देश की सभी संस्थान जो है, बड़े संस्थान, वो खतरे में है। इलेक्शन कमीशन पर मायावती का कहना है कि फेवर कर रही है सत्ताधारी पार्टी को, इलेक्शन कमीशन का फेवर मिल रहा है। चुनाव के वक्त पर, वोटिंग के वक्त पर ऐसी बात, आपको नहीं लगता है कि ये कहीं इकबाल पर ना सवाल हो?
ये कौन लोग बोल रहे हैं मायावती जाते 2000 सीट में जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, अखिलेश जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, राहुल गांधी की पार्टी जीते एमपी में, छत्तीसगढ़ में तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, और अभी गड़बड़ है? ऐसा कैसे चलेगा भाई? यही तो सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ मरोड़ के किसने प्रस्तुत किया? राफेल में नोटिस हुई है राहुल गांधी ने। सीवीसी पर किसने हमला किया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर किसने हमला किया? अंजना जी, हम लोग इमरजेंसी में लड़े हुए लोग हैं। मोदी जी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद और कई अन्य, जहां हम लोगों ने 3 आजादी की लड़ाई लड़ी। आपकी आजादी मीडिया की, न्यायपालिका की आजादी सुप्रशासन होता था, और इंसान की आजादी लोकनायक जयप्रकाश की अगुवाई में। जेल गए, लाठी खाए, अंडरग्राउंड रह के संघर्ष किया। तो हम लोग उस तपिश से निकले हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी हमें लोकतांत्रिक मूल्यों का दुहाई न दे। और आपने बात कही है, तो एक एग्जाम्पल दूं, थोड़ी सी कार्रवाई होती है ममता जी और चंद्रबाबू जी के खिलाफ तो कहते हैं सीबीआई नो एंट्री, याद है ना? मोदी जी के खिलाफ 10 साल तक मनमोहन और कांग्रेस की सरकार ने कितना तंग किया, सीबीआई का दुरुपयोग किया। मैं केस नहीं बताऊंगा, अभी समझ रही हैं। कभी उन्होंने कहा कि सीबीआई नो एंट्री इन गुजरात? ये सोचने का तरीका है। संस्थानों का सम्मान हम करते हैं और करते रहेंगे, और बाकी वो झूठे आरोप लगाएं, कभी घर वापसी, कभी अवार्ड वापसी, कभी कुछ, कभी अवार्ड वापसी से मुझे याद आया सर, सेना के कुछ अधिकारियों ने लिखा है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सेना का पॉलिटिकल इस्तेमाल गलत है। अब उसमें जो उनका नेता है वो आम आदमी पार्टी में रहे हैं, आप भी जानती हैं, कई लोगों ने विरोध किया है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि चुनाव के पहले ही एकाएक मेमोरेंडम शुरू हो जाता है, कभी इस पर रोजगार पर, कभी कुछ पर। और मैं सेना के तो लोगों की बात नहीं करूंगा, इसमें 90% घोर वामपंथी हैं जिन्होंने ये भी कहा था कि मोदी जी को 14 में नहीं जीतना चाहिए। तो देखिए, मेमोरेंडम देने वाले देते रहे, लिखने वाले सेना के भी अधिकारी हैं सर, उनको तो देशद्रोही नहीं कहिएगा। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अब उनके हमारे, अगर उनको लगता है तो सेना का सम्मान हमारी सरकार करती है। ये सेना देश की सेना है, और वो भी इस बात को ईमानदारी से समझेंगे कि देश के शहीदों का सम्मान हमारी सेना करती है, हमारी सरकार करती है। वो उनकी शहादत का सबूत नहीं मांगती है। अगर ये आलोचना करके वो भी आलोचना वो करते तो बात समझ में आती कि मामला काफी ऑब्जेक्टिव है। इतना ही कहूंगा। लेकिन राष्ट्रवाद का ये कौन सा स्वरूप है रविशंकर प्रसाद जी की जो भी सवाल पूछता है उसको राष्ट्रद्रोही बोल दिया जाए? कहा क्या आपसे? नहीं, आपने नहीं, लेकिन ये नैरेटिव बनाया जा रहा है ना, ये नैरेटिव। अब गिरिराज जी क्या कहते हैं कि जिन्ना का एजेंडा बढ़ा रहे हैं। 1 मिनट देखिए, अगर वो वायनाड से इलेक्शन लड़ने जाएंगे और एक समय जनेऊधारी हिंदू बनेंगे और गोत्र की बात करेंगे तो ये सवाल उठेंगे। उसकी सिंबोलिज्म पर आप डिफर कर सकते हैं। मैंने भी पूछा क्यों गए वायनाड वो? अरे 2-3 जगह से लड़ते हैं, वाजपेयी जी भी लड़े। वायनाड क्यों? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। उनकी मर्जी, वो कह रहे हैं दक्षिण भारत को भी टारगेट। हाँ, 51% वहाँ माइनॉरिटीज प्रभावित रखते हैं। ये सीधा सवाल है। ये तो आपका दिया हुआ रंग है ना सर? रंग नहीं है, कॉन्फ्रेंस। आप 11 का सेंसस देख लीजिए तो हमसे बात करिए। चलिए, मैं उनके लड़ने पर कभी मैंने कहा वायनाड क्यों, लेकिन आपने बात कही है तो मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि हम किसी को देशद्रोही नहीं मांगते, लेकिन अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और वहां राहुल गांधी जाकर के उनको सम्मान देंगे और भाषण देंगे, और ये जिन मेमोरेंडम वालों की बात कर रही हैं आप वो खामोश रहेंगे, तो ये सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? देखिए, देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरता कौन है? ये हमारे सैनिक, उनके शहीदों पर सवाल, सबूत दो। आतंकवादियों के पक्ष में एक नए कैंपेन चलते हैं। मेरा एक बिल्कुल प्रामाणिकता से आपको कहना है कि ये आतंकवादी, उनके समर्थक, उनके संरक्षक नए तरीकों से विषय उठाते हैं, और उनसे पूछिए कि ममता जी ने रोक दिया लोगों को वोट देने से, नामांकन करने से, तो खामोश। अगर हमारे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई या टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हुई तो खामोश। लेकिन ऐसे बड़ी बड़ी बातें, और जो आपने बात कही ना अवार्ड वापसी की, 2015 में हम बिहार हार गए थे तो देश लिबरल हो गया, तो एकाएक अवार्ड वापसी बंद हो गया। कभी कोई कलाकार बोल देंगे कि मुझे हिंदुस्तान नहीं रहना, ये सब उस सुनियोजित षड्यंत्र का पार्ट है। लेकिन यह देश आजाद है, हर को अपनी बात करने का अधिकार है, पब्लिक तय करेगी। हिंदू मुस्लिम कार्ड पर अब जरा आता है, क्योंकि सिद्धू ने यही बिहार की धरती पर कटिहार में कहा कि मुस्लिमों को एकजुट होकर गठबंधन को यहाँ पर वोट देना चाहिए, वहां मायावती कह रही है, और आपके योगी आदित्यनाथ
जिनको लगता है कि पूरा धर्म और धर्म से इर्द गिर्द राजनीति का उनके कंधों पर ही भार है, क्योंकि वो तुरंत कूदते हैं मैदान में। अली बजरंग बली, कल भी बजरंग बली का, और जब बैन लगा उसके बाद वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। मायावती कह रही हैं कि वो बैन का सम्मान नहीं कर रहे और वो मंदिरों में जानबूझकर जा रहे हैं। मंदिर जाने में मनाही है क्या? भक्ति को कोई चीज रोक नहीं सकती। कुछ बोल रहे हैं क्या? ये क्या सवाल पूछ रहे हैं आप भाई? मायावती की बात छोड़ दीजिए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम अपने ईश्वर के पास जाके कहीं प्रणाम करें, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। एक बात उन्होंने बात मानी है, जो आयोग ने कहा, मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब उनका सोचना है कि मैंने प्रतिकार में कही थी, लेकिन फिर मैं आपसे पूछता हूं, जिस तरीके की बात की जाती है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का माहौल बनाया, एक प्रकार से उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, वो सब क्या है? तो आप लोग में दिक्कत क्या है, और ये आपका भी अधिकार है कि आप लोग एक चीज पकड़ कर रखती हैं। मोदी जी के बारे में क्या क्या बातें कही गई, मुझे बताइए तो। आज से नहीं, कई वर्षों से कही गई। हमारे बारे में कहते हैं कि सेना का दुरुपयोग कर रहे हैं। 71 में इंदिरा जी ने बांग्लादेश वॉर के बाद क्या किया था? दूसरा इलेक्शन जीते हुए थे, क्या कहा था? तो देखिए, इसको सिलेक्टिव, जो गलत है वो गलत है, लेकिन सिलेक्टिव रूप से एक ने कुछ कहा तो हमारे ऊपर आरोप पर आरोप और बाकी पर शांति, ये ठीक नहीं। राफेल का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, इसीलिए अगला सवाल मैं उस पर लाती हूं, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी बैकफुट पर है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को वो लोगों के बीच में यही कहकर पहुंचा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन को अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो हमारा स्टैंड सही हो गया है। झूठ बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के अपनी पार्टी के। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राफेल में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई कमर्शियल डील नहीं है, ठीक है, कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, और देश के हित में राफेल है। आज राफेल जहाज होता तो हमारे वायुसेना के विमानों को बालाकोट अंदर नहीं जाना पड़ता, भारत की सीमा से ही कार्रवाई हो जाती है, उसमें यह ताकत है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने जानबूझकर विषय उठाया है ताकि भारत की वायुसेना की मजबूती ना हो। और कहीं ना कहीं, जो एक दिन मैंने अपने प्रेस में कहा था, इसमें कुछ व्यावसायिक एंगल भी है। जो यूरो फाइटर प्लेन्स हैं, राहुल गांधी के और उनके बहनोई के बहुत सारे मित्र उस तरह से लॉबिंग कर रहे थे, तो वो एंगल को आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। जांच तो आप ही लोगों को कराना होगा, अभी तक तो आप लोग सरकार। नहीं, एक मिनट हो जाए दीजिए सब, अभी चुनाव होगा तो कहेंगे फिर तंग कर रहे हैं। लेकिन 10 साल तक किसने रोका राफेल डील को, मुझे बताइए तो आप। 4 में हम लोग गए, 2 से शुरू किया था, एकाएक आप 13 में फाइनलाइज करते हैं या 12 में फिर इसको रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरह रिजेक्ट किया कि लगता है कुछ दक्षिणा नहीं मिली होगी, और कांग्रेस पार्टी तो कोई भी सेना के डील बिना दक्षिणा के करती है नहीं, आप भी जानती हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।